तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा हर एक इंडियन को पता होगा। ये नारा जो भी इंडिया में रहता, जो भी एक भारतीय, उसे ये नारा याद। तो दोस्तों ये नारा देने वाले कोई और नहीं, सुभाष चंद्र बोस जी है। ठीक है, तो आज हम लोग सुभाष चंद्र बोस के बारे में शॉर्ट बायोग्राफी देखेंगे। मैं इसके ऊपर एक बड़ा बायोग्राफी लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले आज मेरा मेन मोटिव है सुभाष चंद्र बोस का डेड मिस्ट्री के ऊपर कुछ डिस्कशन करना और उससे रिलेटेड नॉलेज आपको देना कि सच में जो सुभाष चंद्र बोस का जो डेड मिस्ट्री है वो असल में क्या उसका हकीकत, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो जुड़े रहिए दोस्तों और हमारे चैनल के साथ शुरुआत करते हैं। शुरुआत पहले शॉर्ट मैं आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। सुभाष चंद्र बोस कौन है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे और डेड मिस्ट्री के ऊपर भी मैं आपको रिव्यू करूंगा और बताऊंगा कि क्या क्या लोगों का इस पर मत है, कौन कौन इसका फेवर में है प्लेन क्रैश थ्योरी का और कौन कौन इसका अगेंस्ट में। ठीक है, पहले शॉर्ट बायोग्राफी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। कटक उड़ीसा में उनका जन्म हुआ और उनका फादर जानकी नाग बोस एक लॉयर थे और उनका फैमिली एक बड़ा फैमिली था। 14 भाई बहन था। उनमें से 14 भाई बहन में से सबसे अलग और सबसे निराला और सबसे अलग टैलेंटेड बोलिए या सबसे ज्यादा आपका जाकर देशभक्ति सुभाष चंद्र बोस का अंदर था, जो आगे इन द फ्यूचर देखने को मिलता है। नेताजी बचपन से ही एक मिलिटेंट आइडियोलॉजी रखते थे और वो वॉलेंट मेथड पे मानते थे कि इंडियंस को अगर आजादी चाहिए तो वॉलेंट तरीका से ही मिल सकता है। यूरोपियन से बातचीत करके कोई भी मसला का हल नहीं है। तो ये अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे फैमिली से। तो उनके पापा खुद लॉयर थे, तो इन्हें अच्छे स्कूल में, अच्छा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया गया और पढ़ाई के दौरान ही बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस करने पड़ा। लेकिन ये पढ़ाई किए, लंदन में जाकर पढ़ाई किए, वहां जाकर ICS का इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम पास किए और पास करने के बाद नौकरी भी छोड़ दी। बताइए नौकरी क्यों छोड़ दी? अगर ऑफिसर बनना ही नहीं था तो फिर नौकरी क्यों की, एग्जाम क्यों पास किए? उससे बेहतर तो वो बहुत कुछ सोच सकता है ना कि आखिर एग्जाम इतना मेहनत करके एग्जाम का प्रिपरेशन किया 8-9 महीना, फिर लंदन गए, लंदन जाके ICS का एग्जाम पास किए, फिर नौकरी को रिजेक्ट कर दिए, नौकरी किए नहीं, रिजाइन मार दिया। ऐसा क्यों की? तो इसका पीछे एक दिखाना है कि ब्रिटिश लोग, यूरोपियन लोग मानते थे इंडियन लोगों के पास कोई टैलेंट नहीं है, उन लोग के लिए सिविल सर्विस का एग्जाम नहीं है, वो लोग हमेशा गुलामी के लिए ही पैदा हुए। तो ये चीज दिखाना था कि नहीं, इंडियन गुलामी के लिए नहीं पैदा, अगर चाहे तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, बस यही दिखाना था। अदरवाइज नौकरी का कोई भी लालच नहीं था। तो 1921 में वो सिविल सर्विस का एग्जाम पास करते, 4th पोजीशन आता है, उनका रैंक 4th पोजीशन आता है, लेकिन नौकरी मिलने में तो वो रिजाइन मार देते हैं और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन कर लेते हैं। तब वो कांग्रेस का साथ सबसे पहले जब वो फ्रीडम स्ट्रगल ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले बात वो कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं। उनका पॉलिटिकल गुरु जिनसे उन्हें देशभक्ति और उनको आजादी का जज्बा मिला वो थे उनका पॉलिटिकल गुरु चित्तरंजन दास। तो सुभाष चंद्र बोस को बहुत मरता जेल भी जाना पड़ा, ब्रिटिश लोग के खिलाफ बोलते थे तो उनको जेल जाना पड़ा। तो जैसे तो वक्त बीतते गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पता चला कि गांधी जी का जो आइडियोलॉजी नॉन वायलेंट का, इससे हमारा कोई भी मकसद पूरा नहीं होगा, हमें दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। तो नेताजी क्या किए, देश का आजादी को आजादी दिलाने के लिए बोले कि नहीं अब हमें फाइट करना पड़ेगा। ब्रिटिश लोग लात का बूते, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उनका ये मानना था। मार्च 1940 में बोस ने एक एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस रामगढ़ में अटेंड किया और ये समझ लीजिए जो कॉन्फ्रेंस था ये किसान सभा और फॉरवर्ड ब्लॉक ने मिलकर बुलाया था। देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक जब गांधी जी से ज्यादा मतभेद ज्यादा बढ़ गया सुभाष चंद्र बोस का, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से रिजाइन दे दिया और एक अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में बनाया। फिर उन्होंने जो किसान सभा मिलकर एक मीटिंग, एक एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं रामगढ़ में। एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस था रामगढ़ में। इसमें ये बात बुलाया गया कि एक वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल किया जाएगा जो 6 अप्रैल से लॉन्च होगा। तो और इसमें बोला गया कि इंपीरियलिस्ट वॉर जो हो रहा है उसमें हमें मदद नहीं करना देना चाहिए। मतलब ये जो वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो हमें ब्रिटेन का कोई भी तरीका से मदद नहीं करना चाहिए, कोई भी तरीका का मदद नहीं करना चाहिए, चाहे वो अपना आदमी भेज कर हो या पैसा भेज कर हो या मटेरियल भेज के हो। और जो भी तरीका का जो हमारा रिसोर्सेज का ब्रिटेन लोग एक्सप्लॉयटेशन करे उसके खिलाफ हमें आवाज उठाते रहना चाहिए, क्योंकि यही अच्छा मौका है हम लोग को ब्रिटिश को देश से भगाने का। तो ये जब लॉन्च हुआ तो बोस को जुलाई में अरेस्ट कर लिया गया। फिर वो सत्याग्रह भी किए, फिर वो कलकत्ता में बहुत सत्याग्रह भी किए। फिर उन्हें ये सत्याग्रह करने का चक्कर में उन्हें जेल में दे दिया। 1940 में जब उन्हें जेल में डाला गया तो उनका तबीयत खराब हुई जेल का खाना खाने की वजह से। जब उनका हालत खराब हो गया, स्ट्रेसर्स थे, उन्हें डर लगने लगा अगर नेताजी को कुछ हुआ तो हो सकता है कि ये जो नॉन वायलेंट मूवमेंट अभी चल रहा है ऐसे ही तो लोगों के अंदर आक्रोश है। नेताजी तो बोल ही दिए ब्रिटिश से हमें लड़कर आजादी लेना पड़ेगा। तो हो सकता है कि लोग ज्यादा भड़क ना जाए तो उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया, उनका घर ही में उन्हें नजरबंद कर दिया गया। फिर नेताजी की 1941 में वो अपन इल्गिन रोड, अगर आप कोलकाता आते हैं तो इल्गिन रोड में उनका घर आज भी है, तो इल्गिन रोड का अपना घर से वो एक
एक पठान का रूप में धारण कर अफगानिस्तान चले गए, फिर वहां से आपका जाकर सोवियत रसिया पहुंचे। ठीक है, पहले जर्मनी पहुंचे, फिर उधर से सोवियत रसिया। ठीक है, तो पेशावर पहुंचे, पेशावर से फिर वो उनका नाम था जियाउद्दीन और सुभाष चंद्र बोस को मदद किया था भगत राम ने। ये सब नाम याद रखिएगा। तो रसिया पास गया कि हमें मदद चाहिए ब्रिटिश आजादी के लिए। लेकिन 1941 में जब रशिया ने भी वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन का साइड से लड़ाई में ज्वाइन हो गया, तो फिर घोष डिसअपॉइंट हो गए कि नहीं, अब रशिया से हमें कोई उम्मीद नहीं। तो फिर वो जर्मनी चले गए। जर्मनी में जाके हिटलर से मिले। वो बोले नहीं कि मैं सुभाष चंद्र बोस हूँ, वो अपने उनका फेक नाम धारण करके गए थे जिसका नाम था ओरलैंडो मैजोटा। और यहीं पर जाकर उन्होंने बताया है कि अगर मुझे देश को आजादी करने के लिए शैतान से भी हाथ मिलाना पड़े तो मैं मिलाऊंगा। ठीक है, यहाँ से वो बता रहे हैं कि भले ही मैं आपको जाकर हिटलर से मिला हूँ मैं, लेकिन मैं हिटलर का आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। तो नेताजी का मेन मकसद था हिटलर कोई भी हो, लेकिन मेरा लिए सबसे बड़ा प्रेफरेंस है मेरा देश की, हमें देश को मुझे आजादी दिलाना है एनी हाउ। उसके लिए मुझे किसी से भी हाथ मिलाने पड़े चलेगा, देश की आजादी सबसे पहला प्रेफरेंस है मेरे लिए। तो हिटलर की मदद से नेताजी ने एक फ्रीडम आर्मी बनाया जिसका नाम था मुक्ति सेना। और ये कौन सा ये आर्मी में कौन थे? ये वही लोग थे आपका जाकर, ये वो लोग थे, ये लोग पहले ब्रिटेन का आर्मी में काम करते थे। इन लोग यूरोप में जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे। जर्मनी ने इन्हें एज अ वॉर प्रिजनर बना लिया था। तो जो नेताजी ने जाके जर्मनी को बोला कि ये जो आपका फौज जो आर्मी के सोल्जर्स को आपने कैदी बना के रखा है, इन्हें छोड़ दीजिए, ये हमारे देश के लोग हैं, ये मजबूरी में ब्रिटेन का साथ काम कर रहे थे, इनको मुझे दे दीजिए और मैं इनको लेकर एक आर्मी बनाऊंगा, ब्रिटेन के खिलाफ लड़ूंगा। तो जर्मनी तो बोला ठीक है लीजिए, और यहीं से नेताजी को टाइटल मिला नेताजी का। जर्मनी के लोगों ने इन्हें टाइटल दिया और यहीं से एक फेमस स्लोगन आज आप सभी जानते हैं, यहीं से आपका जाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया जिसका नाम था जय हिंद। और ये कहाँ से दिया? फ्रॉम फ्री इंडिया सेंटर, जर्मनी में एक जगह है, वहीं पर फ्री इंडिया सेंटर नाम का उधर ऑर्गेनाइजेशन था, वहीं जगह से ये नारा दिया गया। तो बर्लिन में वो रहकर रेगुलर आपका जाकर ऑल इंडिया रेडियो के थ्रू आपका जाकर पूरा इंडिया को संबोधित करते थे और इंडिया को आजादी दिलाने के लोग अंदर उत्साहित भरते थे। फिर 1943 में वो जर्मनी छोड़कर जर्मन की मदद से वो जापान चले गए सबमरीन के थ्रू, और सिंगापुर में जाकर उन्होंने क्या किया, रास बिहारी बोस ने सिंगापुर में आईने का भागदौड़ नेताजी के हाथ में दे दिया। फिर यहाँ से इंडियन नेशनल आर्मी को नेताजी ने लीड किया। फिर बाकी का रेस हिस्ट्री में आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में आईने को सपोर्ट था आपका जाकर जापान का, लेकिन कुछ कारण से आपका जाकर जब जापान ने सरेंडर कर दिया तो नेताजी को मजबूरन फ्लाई कर दूसरा जगह जाने पड़ा। और यही जगह से माना जाता है कि जब नेताजी फ्लाइट धरकर 18 अगस्त 1945 को फ्लाइट धरकर ताइवान का थ्रू आपका जाकर मंचूरिया जा रहे थे, यानी कि चाइना, आज के जो मंचूरिया चाइना का कैपिटल था उस टाइम में, मंचूरिया वहां जा रहे थे, उसी दौरान ताइवान में उनका प्लेन क्रैश हो गया। तो आज हम लोग उनका प्लेन क्रैश का थ्योरी को जानेंगे कि ये प्लेन क्रैश का थ्योरी कितना सच है कितना झूठ है। तो 15 अगस्त 2022 को एक अपील किया गया, किसका? नेताजी का इकलौती बेटी अनीता बोस के द्वारा इंडियन गवर्नमेंट को, कि उनका जो रिमेन्स है, जो टोक्यो टेम्पल में उनका जो रिमेन्स यानी कि उनका जो अस्थि रखा हुआ है, उन्हें लाया जाए, उनका डीएनए टेस्ट किया कि वाकई में जो वो अस्थि टोक्यो का टेम्पल में रखा हुआ वो उनका ही है या किसी और का है। तो यहीं से फिर आपका जाकर फिर जो थ्योरी बहुत दिन तक दबा हुआ था नेताजी का, आपका जाकर सच में नेताजी का प्लेन क्रैश में हादसा में उनका डेथ हुआ है कि नहीं, वो उसको फिर से उसे रिवाइव किया गया। तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ब्रिटिश लोग ने किया जब आजादी से पहले। सबसे पहला कमीशन ब्रिटिशर्स ने बताया था उनके, जिसका नाम था फिगेस रिपोर्ट। फिगेस रिपोर्ट ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया 25 जुलाई 1946 को, जबकि ये रिपोर्ट भी कॉन्फिडेंशियल था। देखिए फिगेस रिपोर्ट में क्या इन्वेस्टिगेशन किया और क्या क्या चीज को उसने कंफर्म किया। तो फिगेस रिपोर्ट में ये बताया गया कि नेताजी का जो मौत था आपका ताइहोकू यानी कि आज का ताइवान में ताइहोकू एयरपोर्ट में 18 अगस्त 1945 को प्लेन क्रैश में एज अ पैसेंजर वो सवार थे और उनका प्लेन क्रैश में डेथ हुआ। तो उनका मानना है कि प्लेन क्रैश हुआ और बगल ही में एक मिलिट्री हॉस्पिटल था, उसी दिन उनका देहांत हो गया। फिर वहीं पर ताइहोकू में ही आपका जाकर नेताजी का समाधि है, मतलब उन्हीं पर उन्हें उनका जो भी अंतिम संस्कार किया गया। फिर उनका जो अस्थि था उन्हें टोक्यो भिजा दिया गया। ये रिपोर्ट ने कंफर्म किया, लेकिन देश के लोग इससे सेटिस्फाइड थे, खासकर बंगाल के लोग। तो 1956 में सेनावास कम्युनिटी बैठाया गया, जिसका मकसद था ये जो र्यूमर है कि सच में नेताजी का साथ क्या हुआ, ये र्यूमर को क्लैरिफाई करना, दुनिया सामने सच लाना। लेकिन इस रिपोर्ट में भी कुछ खास निकलकर सामने नहीं आया, क्योंकि इस रिपोर्ट को हेड कर रहे थे आपका जाकर सेनावास खान। ये सेनावास खान वही है जो आईने के ऑफिसर है जिनको ट्रायल किया गया था रेड फोर्ट में, ठीक है। तो सेनावास खान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे और एक फॉर्मल लेफ्टिनेंट कर्नल भी थे इंडियन नेशनल आर्मी का। तो जुलाई 1956 को इस कमेटी ने 67 विटनेस को इंडिया, जापान, थाईलैंड, वियतनाम, जिस जगह से ये थ्योरी और ये जो कॉन्स्पिरेसी आपका जाकर लिंक है, तो ये कमेटी ने ये सब जगह के लोगों से इंटरव्यू किया गया।
खासकर उन सर्वाइवर से जो प्लेन क्रैश में जीवित रह गए, वो सर्वाइवर से जो प्लेन क्रैश में जीवित रह गए, मारे नहीं गए। तो उनमें से जो किसी का हाथ में स्क्रैच है, स्कार्स है, अभी भी इंजरी और जो पार्ट्स उनका जल गया है, प्रूफ है कि वो उस प्लेन पे थे और उस प्लेन के हादसे में उनको नुकसान हुआ था। तो उन लोगों से इंटरव्यू लिया गया। तो डॉक्टर योशिमी जो सर्जन थे टाइहोकू मिलिट्री हॉस्पिटल का, जिसने माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस का ऑपरेशन किया था जब सुभाष चंद्र बोस जल गए थे, ठीक है। ये जो कमेटी है, इसने बोस का जो कंपेनियन है जो उनका साथ फ्लाइट में थे, हबीबुर रहमान, उसका आपका जाकर इंटरव्यू लिया गया है, ठीक है। और इस रिपोर्ट में यही माना गया है कि नेताजी देहांत हो गया था प्लेन क्रैश में 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू में ही, ठीक है। लेकिन उनका जो ब्रदर है सुरेश चंद्र बोस, शुरुआत में तो ये इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट करे, लेकिन बाद में जो भी आउटकम आया इस रिपोर्ट का, तो उससे ये सेटिस्फाई नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, ये रिपोर्ट को साइन नहीं किया। लेकिन वो सुरेश चंद्र बोस ये कहते हैं कि उनको ऊपर इंडियन गवर्नमेंट और उस टाइम के बंगाल के सीएम वीसी रॉय की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर था कि उनको ये रिपोर्ट पे साइन करना है। फिर 1970 में एक खोसला कमीशन बैठाया गया कि यही रिपोर्ट को सामने लाने के लिए, लेकिन इस रिपोर्ट में भी कुछ खास समझ में मतलब आउटकम सही नहीं आया। वही श्रीनिवास कमीशन ने जो रिपोर्ट पेश किया था उसी को ये धारणा को सपोर्ट किए। और मुखर्जी रिपोर्ट को 2005 में बैठाया गया। ये सबसे अलग था और ये वो थ्योरी को सपोर्ट करता है जो ज्यादातर इंडियन लोग मानते हैं कि नेताजी का देहांत आपका जाकर प्लेन क्रैश में नहीं हुआ। और एक बुक है जो अनुज धर का लिखा गया है, जो बहुत सारा किताब अनुज धर का लिखा हुआ ये है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। इसमें अनुज धर ये बोलते हैं कि नेताजी का प्लेन क्रैश में देहांत नहीं हुआ था। इस तरीके से किताब लिखते हैं, नेताजी गुमनामी बाबा और सरकारी झूठ, नेताजी रहस्य गाथा, नेताजी गुमनामी बाबा और सरकारी झूठ, व्हाट हैपेंड टू नेताजी। तो ये सब बुक भी आप पढ़ सकते हैं जिसमें नेताजी के बारे में बताया गया कि सच में नेताजी के साथ क्या हुआ था, और ये मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। 2005 में जब ये रिपोर्ट सामने लाया गया तो मुखर्जी रिपोर्ट ने पूरा देश को सन कर दिया। ये रिपोर्ट में क्या लिखा था, सबसे पहले ये रिपोर्ट को अपॉइंट किया गया 1999 में, जब एक कोर्ट का ऑर्डर आया तो इंडियन गवर्नमेंट में एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जिसका नाम था मनोज कुमार मुखर्जी, उन्हें बोला गया कि आप नेताजी का डेट को सबूत को डिक्लासिफाई करिए, डिकोडिफाई करिए कि सच में क्या हुआ था उस दिन। तो उन्होंने बहुत सारा फाइल्स पढ़ा, जापान गए, रशिया गए, लोगों का ओरल इंटरव्यू लिया, प्लेन क्रैश का जगह जाके देखे सब कुछ, और वो ये भी नॉलेज देखे कि अगर सच में वो जापान से आप रशिया यानी उस वक्त का यूएसएसआर क्या आप सच में पहुंच सकते थे कि नहीं पहुंच सकते थे। तो इतना सब रिसर्च करने के बाद जब 2005 में ये रिपोर्ट लाया गया, ये रिपोर्ट में यही बोला गया कि जो ज्यादा लोगों का मानना था कि नेताजी का, जो लोग मानते हैं कि नेताजी का देहांत आपका जाकर प्लेन क्रैश में नहीं हुआ, तो ये रिपोर्ट क्या करता है, ये थ्योरी को सपोर्ट करता है कि नेताजी का देहांत प्लेन क्रैश पे नहीं हुआ था। और उनका जो रिमेन्स यानी कि उनका जो अस्थि है जापान में रखा हुआ, वो उनका अस्थि नहीं है। तो 2016 में एक 304 पेज का फाइल है जो नेताजी का डेट से रिलेटेड है, उसे डिक्लासिफाई किया सेंट्रल मिनिस्ट्री ने। ये कब किया गया, जब कोलकाता गवर्नमेंट ने भी बहुत सारा बोला कि नेताजी से रिलेटेड पब्लिक रिकॉर्ड्स को सामने लाया जाए। तो ये लाने के बाद भी नेताजी का लाइफ के ऊपर जो भी बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, जो भी उनका लाइफ हिस्ट्री के बारे में लाने के बाद भी, लेकिन नेताजी का जो डेड मिस्ट्री है उसके बारे में बहुत कम इसमें जिक्र किया गया। तो ये माना जाता है कि नेताजी का जो रिमेन्स है, जो रेनकोजी टेम्पल टोक्यो जापान में है, तो अगर उनका जो बेटी है वो बोलती है अगर सच में वो नेताजी का अस्थि है तो उन्हें लाया जाए और उनको डीएनए टेस्ट किया जाए कि उनका सच में वो अस्थि नेताजी का या किसी और का। आखिर हुआ था, देखिए बोस ने डिसाइड किया जब वर्ल्ड वॉर 2 में 16 अगस्त को, जब वर्ल्ड वॉर 2 में जब पूरा तरीके से जापान ने फॉर्मली सरेंडर कर दिया, नेताजी को उम्मीद खत्म हो गई कि जापान हमारा मदद कर सकता है, तो नेताजी ने क्या किया, डिसाइड किया कि वो साइगोन चले जाएंगे। साइगोन यानी कि वियतनाम का कैपिटल साइगोन, ठीक है, अपना साथियों के साथ। तो नेताजी अपना साथियों के साथ और भी कुछ जापानी ऑफिसर थे, उनका साथ क्या किया, साइगोन आने का इरादा बना दिया। तो वहां से वो सोवियत यूनियन जाना चाहते थे ताकि उनको द सेफ प्लेस मिल सके, क्योंकि सोवियत यूनियन से उन्हें उम्मीद था कि भले वो ब्रिटिश का साथ दिया है लेकिन कुछ हद तक उनको मदद मिल सकता है वहां पर जाकर। तो उनका ये मदद करने के लिए जापानीज फील्ड मार्शल तारोची प्लान, सीक्रेट प्लान उनका संग मिल के बनाते हैं। तो 18 अगस्त 1945 को नेताजी और उनका जो कलीग्स थे, साथी थे, उनका साथ मिलकर वो ताइहोकू पहुंचे। ताइहोकू यानी कि ताइवान, आज का जो ताइवान है वहाँ का एक एयरपोर्ट है ताइहोकू, वहाँ पहुंचे। तो वहाँ पर एक टीम था जिनका हेड था डायरेन। तो उन्हें बोला गया कि उन्हें ड्रॉप करना है मंचूरिया यानी कि चाइना। तो उनको क्या किया, जापानीज आर्मी का एक लेफ्टिनेंट जनरल था जिसका नाम शिडी, बोला गया कि ये आपको वहाँ पहुंचा देगा। तो नेताजी मान गए कि शिडी के साथ वो मंचूरिया पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो प्लेन 2 से 2:30 के बीच में प्लेन क्या होता है, लॉन्च होता है दोपहर के टाइम पे। जैसे ही वो प्लेन लॉन्च होता है, बोला जाता है उसमें एक आवाज होता है, वो एयरपोर्ट से लॉन्च होने के बाद ही अब उसमें आग धर लेता है और वो प्लेन क्रैश हो जाता है। ये तो थ्योरी है कि उस दिन ये हुआ था। जैसे ही नेताजी का मौत का खबर चारों तरफ फैल जाता है तो उसी के साथ ये थ्योरी भी सामने आ जाता है कि लोग अब मानने को विश्वास ही नहीं करते कि नेताजी का देहांत हुआ आपका जाकर प्लेन क्रैश में। तो एक रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी वो पर किताब में लिखते हैं
तो और बख्शी ये क्लेम करते हैं जो प्लेन क्रैश था वो एक समझ लीजिए जापानीज लोग का प्लान था ताकि बोस को सोवियत यूनियन चुपके छुपाए पहुंचा दिया जाए। तो ये एक समझ लीजिए एक सीक्रेट प्लान था जापानीज लोग का। तो इतना ही नहीं, रिटायर्ड मेजर जनरल ये भी बोलते हैं कि जो नेताजी है वो सक्सेसफुली सोवियत यूनियन यानी उस वक्त का यूएसएसआर पहुंच गए थे। मतलब अभी बता जनरल बख्शी क्या बोलते हैं कि उनका कोई भी ध्यान नहीं होता, उनका बदले किसी और को साजिश के तहत मारा गया और बोला कि ये नेताजी, और जबकि नेताजी छुपके छुपाए आप जाकर सोवियत रूस पहुंच गए थे और वहां जाकर उन्होंने 3 सक्सेसफुली रेडियो ब्रॉडकास्ट भी किया साइबेरिया से। और यही साइबेरिया से जब वो ब्रॉडकास्ट कर रहे थे जीडी बख्शी बोलते हैं कि यहीं पर से उनका हिंट ब्रिटिशर्स लोग को मिल गया कि नेताजी सोवियत में, और ब्रिटिश लोग ने साजिश के तहत नेताजी को पकड़ लिया और टॉर्चर कर मार दिया गया। ये जनरल जीडी बख्शी का थ्योरी है। ठीक है, फिर एक और थ्योरी है जो बहुत फेमस थ्योरी है, आप सभी को जानते हैं कि 1980s में इंडिया में आपका जगह फैजाबाद जो अयोध्या है वहाँ पर एक गुमनामी बाबा का बहुत फेमस हो गया था कि गुमनामी बाबा है, और वही गुमनामी बाबा को बोला जाता है कि ये गुमनामी बाबा कोई और नहीं जबकि असल में सुभाष चंद्र बोस जी ही है। ठीक है, तो 1980 बोला जाता है कि वो एक साधु का रूप में रशिया गए थे, फिर वो इंडिया आ गए, नेपाल आए, नेपाल का थ्रू फिर उत्तर प्रदेश में गुमनामी बाबा का नाम से रहे। वो जगह भी आपका जाकर वीडियो में उनका फुटेज देख सकते हैं, और बोला जाता है कि गुमनामी बाबा का नाम से रहे और यूपी में ही उनका देहांत हो गया, उन्हीं पर उन्हें अंतिम संस्कार कर दिया गया। बाकी रहा आपके ऊपर, तो आप किस थ्योरी का मानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस का देहांत आपका जाकर प्लेन क्रैश में हुआ, या ब्रिटिशर्स लोग ने टॉर्चर करके मारा, या कोई बोलता है जहर देकर मारा, या एक गुमनामी बाबा का तरह? क्योंकि नेताजी को बहुत कोई मानना है कि नेताजी का जब गुमनामी बाबा से पूछा गया था कि सुभाष क्या आप ही सुभाष चंद्र बोस है, तो वो बोले कि सुभाष चंद्र बोस मैं हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का मकसद क्या, देश आजाद हो गया, लोगों का राज आ गया, तो बस नेताजी अगर होते भी तो खुश होते। तो ये बात है, तो ये बात से भी बहुत कोई लोग ये फेवर करते कि नहीं गुमनामी बाबा ही आपका जाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। तो अब आपके ऊपर है आपको कौन सा थ्योरी को मानना है, बाकी रेस्ट इज द हिस्ट्री। अब गवर्नमेंट क्या नया स्टेप उठाती है या फिर से ये जो कॉन्स्पिरेसी इसको सामने लाती है और फिर से इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन होता है कि नहीं होता है, फिर से जितना सारा जो रिपोर्ट्स है, जितना सारा एविडेंस उसको फिर से खंगाला जाता है, या बहुत सारा एविडेंस जो फिगिस रिपोर्ट है या और भी जितना भी आप अब तक जो भी रिपोर्ट जो बना, जो भी कमीशन ने जो भी रिपोर्ट पेश किया उसको अच्छे से खंगालना पड़ेगा। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर और गवर्नमेंट का आने वाले स्टेप के ऊपर कि गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या और भी थ्योरी सामने लाता है कि नहीं लाता। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आप जुड़े रहिए तो आपका नॉलेज खुलते रहेगा और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने का साथ साथ आपका जियो पॉलिटिक्स का समझ भी तेज होगा, और आप चाहे एग्जाम दीजिए या ना दीजिए, एग्जाम देगा उसमें तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एक एज अवेयर सिटीजनशिप भी बनना जरूरी है, क्योंकि आज फेक न्यूज चारों तरफ फैलते जा रहा है, लोगों को सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रही। तो सही इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।